तो स्वागत है आपका विजन मंथली मैगजीन श्रृंखला में। आपको पता है कि जून मंथ की जो है वो मैगजीन आ गई है। इधर देख लीजिए, जून 2025 की मैगजीन जो है हम डिस्कस करेंगे, हिंदी मीडियम जून मंथली मैगजीन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे मंथली मैगजीन और साथ में पीएससी रिलेटेड, आप चाहे यूपीएससी के स्टूडेंट हो, स्टेट पीएससी के स्टूडेंट हो, आप किसी भी तरीके की पीसीएस परीक्षा दे रहे हो, उसके लिए जो है वो विजन मंथली मैगजीन या फिर करंट से आधारित अन्य सोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको साथ में बता दूं कि करंट के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और आपके पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको भी यहाँ पे सुलझाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं विजन मंथली मैगजीन की इस श्रृंखला को। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और जून 2025 की हम जो हिंदी मीडियम की है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हो, मैगजीन पढ़ने यहाँ नए आए हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब हम मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट को जो है अलग अलग बांटा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, पॉलिटी को अलग, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अलग, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, हर टॉपिक जो है वो अलग अलग होता है। और हम अपने हर टॉपिक को जो है वो अलग अलग ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी देखेंगे, वो उसमें जो भी पॉइंट है उनको समझेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्री में और मेंस में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ के पूछा जाएगा। हम साथ में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपने मन से बना के भी चलेंगे कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, ताकि अगर आप जो हैं वो मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, या फिर आप पहले से भी पढ़ते आए हो, पुराने स्टूडेंट हो, तो आप असल में मंथली मैगजीन को पढ़ा कैसा जाता है वो आप जो है वो सीख जाओगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपनी मंथली मैगजीन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है, राज्य व्यवस्था एवं शासन। राज्य व्यवस्था एवं शासन को लेकर हमारा पहला टॉपिक है, और इसमें पहला टॉपिक कह रहा है कि आपातकाल के जो है वो 50 साल हो गए हैं, 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। क्या होता है आपातकाल, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हुए और अपने क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। तो 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा था। इस वर्ष 2025 इस घटना को 50 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, आपातकाल जो होता है वो हमारी पॉलिटी का टॉपिक है और इसे हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें, आगे इसमें हम पढ़ेंगे भी, उसके पहले ही हम आपको बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो आपातकाल के लिए अलग से भाग भी बनाया गया है और अलग से आर्टिकल्स भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, इनके लिए अलग से हैं। भाग 18 में जो है वो राष्ट्र आपातकाल जो है उनके विवरण होता है। अब हम आपातकाल के 50 साल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, और ये कब तक रहा था? तो 21 मार्च 1977, यानी 2 साल तक पूरा प्रभावी भी रहा था। अब इसके आगे बात कर लेते हैं क्या है। तो 1975 में आपातकाल आखिर लगाया क्यों गया था, इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। उस समय सामाजिक अशांति काफ़ी थी। उस समय देश में सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें, आंदोलन जो हैं वो हो रहे थे, और इनमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ जेपी आंदोलन जो है वो विशेष था। इस आंदोलन में इंदिरा गांधी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे। देखो, हम देखते हैं कि 1975 के टाइम पे जो है सरकार किसकी रहती है? इंदिरा गांधी की। हमारी पीएम कौन रहती है? इंदिरा गांधी, ठीक है। इन सब के चलते सरकार ने दावा किया कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाना जो है वो जरूरी है। और दूसरा कारण हम देखते हैं कि 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट। युद्ध के बाद देश गंभीर आर्थिक समस्याओं जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक ठहराव से जूझ रहा था। वैश्विक तेल संकट ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया। राजनीतिक कारण भी हैं कुछ, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण बाद में इंदिरा गांधी चुनाव को रद्द कर दिया था। साथ ही उन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा दिया था। न्यायालय की इस फैसले को बढ़ती राजनीतिक अशांति के चलते गांधी ने सत्ता को अपने हाथ में रखने के उद्देश्य से आपातकाल की घोषणा कर दी।
सिंपल से कारण थे कि 1971 से जो पाकिस्तान का युद्ध है वो हो रहा था, राजनीतिक कारण है जो कि चुनाव का टाइम था उस टाइम पे, और साथ में यहाँ पे आंदोलन जो है वो हो रहे थे, सामाजिक अशांति फैल रही थी। इस कारण से जो आपातकाल वो लगा दिया था। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये समझ में आ गया। अब देखो कहाँ यहाँ इसमें से हम क्या उपयोग कर सकते हैं। इसमें से हमारे लिए ये उपयोगी है कि जब भी हम एथिक्स का क्वेश्चन करते हैं या फिर कोई पॉलिटी का मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं तो हमारे लिए केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने किसी आंसर में केस को बीच में डाल दिया, केस को पूरा नहीं लिखना है, अगर केस का नाम भी डाल दिया, अगर आपने कोई भी आपातकाल इमरजेंसी पे से क्वेश्चन आया उसको लिख रहे हो, इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी इस काल में, आपने लिख दिया और उदाहरण लिख दिया, उत्तर प्रदेश बनाम राजा नारायण बाद इस समय का था, तो इससे जो है आपका एक नंबर जो है वो जंप कर जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही जो है हमें बहुत करीब ले जाती हैं हमारी सफलता की ओर। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख संविधान संशोधन क्या हैं ये? तो 38वां संशोधन हुआ था 1975। आपने देखा होगा हमारे पॉलिटी का जो पेपर बन के आता है IAS का, तो उसमें आप देखना कि संशोधन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट आज तो ऐसे फैक्ट टाइप पूछ लेते हैं ना संशोधन, पहले तो ऐसा होता था कि बहुत घुमाते थे। आप 2024 का पेपर देखना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन लिखा मिलेगा कि संविधान संशोधन के तहत, ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल लिखा मिल जाएगा। तो आपको संशोधन बिल्कुल काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, और जो संशोधन न्यूज में चल रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलना है। तो 38वां संविधान संशोधन 1975, इस संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। इसमें उपबंध किया गया कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा। अब देख लो क्या बोला कि जो भी आपातकाल लगाए जाते हैं उसमें अंतिम निर्णय किसका होगा? राष्ट्रपति का, पहली चीज़। दूसरा 39वां संविधान संशोधन 1975 क्या कहेगा ये? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के चुनाव विवादों को तय करने के तरीके में बदलाव किया गया। अब ये विवाद संसद द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने थे। इसका अर्थ है कि इन पदों को न्यायपालिका के न्यायिक दायरे से प्रभावी ढंग से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के जो भी विवाद होते थे, ठीक है, तो उस पर संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण अब जो है वो तय किए जाएंगे। न्यायपालिका जो है उनका दायरा रहता था, अब वो बाहर कर दिए। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किस संविधान संशोधन में ऐसा था, तो 39वां। ठीक है, अब हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे जो है वो लघु संविधान कहते हैं, और ये जो है मैं बता देती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन मतलब इसमें जितने भी की पॉइंट हैं आप इनको मुंह पर रट लेना, क्योंकि सिर्फ केवल एक एग्जाम, आप जितने भी एग्जाम देखो, जिसमें एग्जाम में पॉलिटी पूछी जाती है उस हर एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संविधान में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इसमें अनुच्छेद 31C के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों के कई तरह से कम किया गया है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कई शक्तियों को कम किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 32A जोड़ा गया है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानूनों की वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया। देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ये, ऐसे पॉइंट जो हैं वो कभी भी फिल्म्स में भी आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्ट बन के, और आपके मेंस में भी इंडिकेट करने के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। हालांकि 43वीं संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे निरस्त भी कर दिया गया था। अनुच्छेद 131A और 226A के तहत हाई कोर्ट्स को केंद्र सरकार ने कानूनों की समीक्षा से वंचित किया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़कर 6 साल कर दिया था। इससे संसद को संविधान में संशोधन करने की लगभग असीमित शक्ति दे दी। इसके लिए अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 शामिल किए गए। आपातकाल के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। उदाहरण के लिए ADM जबलपुर बाग, देखो आपातकाल के दौरान जो है वो मौलिक अधिकार हो जाते हैं निलंबित, नागरिकों की स्वतंत्रता हो जाती है निलंबित। कौन से बाद में ऐसा बोला गया था? तो ADM जबलपुर बाद। ठीक है,
और साथ में एडीएम जबलपुर बाद में जो है, अब कैसे आप एक उदाहरण में देखें तो मीडिया जो है ना उस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। मीडिया पे सेंसरशिप लगाने का मतलब यही होता है कि वो जो है अब खुल के भर के नहीं कर पाएगी, उस पर रोक लगा देना। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम ईसा जैसे कानूनों के तहत बड़े पैमाने पर जो है वो गिरफ्तारियां भी की गई थी। जो लोग ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे ना, बीच में उछल कूद मचा रहे थे कि क्यों लगाया, तो सीधा बात है उनको आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत की आंतरिक सुरक्षा जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको सीधे अंडर डाल दिया ताकि आपातकाल में जो है ना कोई विघ्न बाधा ना आए। आपातकाल के लिए बाद में सुधार। सहाय आयोग क्या है? तो मई 1977 में सहाय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करना था। इसमें जबरन बंध्याकरण, सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर करना, न्यायालय व संसद पर विभिन्न निषेध आदि सत्ता दुरुपयोग शामिल है। आंतरिक आपातकाल के बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया। अनुच्छेद 352 में संशोधन हुआ। ठीक है। कैसा हुआ संशोधन? तो आपातकाल लगाने के पुराने आधार आंतरिक अशांति को बदलकर स्पष्ट सशक्त विद्रोह कर दिया गया। देखो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सारी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा और साथ ही पेपर में भी आपको साफ लिखा मिल जाएगा कि आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशक्त विद्रोह जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, पहली चीज़। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि आंतरिक अशांति जो है वो किस में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग किस में है? तो अनुच्छेद 352। ये जो हैं दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लेना। भविष्य में जल्दबाजी में किए गए फैसलों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल किए गए। जब राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की उद्घोषणा करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित में सहमति लेना जरूरी कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। देखो वैसे अधिकतर 2 साल का मिलेगा आपको, लेकिन आर्टिकल 352 उसमें जो है 1 माह है। ठीक है, वैसे 2 माह मिलता है, लेकिन 352 जो अनुच्छेद है उसमें 1 माह के भीतर जो है वो अनुमोदन प्राप्त करना होगा। और ये परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत आया, किस अधिनियम के द्वारा आया? तो 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इन चीज़ों को बिल्कुल हाईलाइट करके चलना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार आर्टिकल 359 का दायरा जो है वो सीमित किया गया। इसका अर्थ है कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार है अनुच्छेद 20 में, तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। ठीक है, ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स से हैं, तो ये आपको जो है मुंह पे याद होने चाहिए। हमें देखो जो फेमस आर्टिकल्स हैं वो तो याद करने ही हैं। आप इतना सोच लो कि 1 से लेके 75 तक तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं। फिर बीच बीच के कुछ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 257 का निरसन। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के किसी भी सशस्त्र बल या अन्य बल को तैनात करने की अनुमति देता है। इस अनुच्छेद को जो है वो हटा दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल है, उसमें भी कुछ चेंजेस आए। अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर जो है वापस 5 साल कर दिया गया। 6 साल किस में किया था? तो 42वें संविधान संशोधन में 6 साल कर दिया था और 44वें संविधान संशोधन में घटाकर 5 साल कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कोई भी आपको ऐसे की पॉइंट कर करके बार बार टच करके नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ, तो आप बिल्कुल इसको लिखते चलिए, माइंड में सेट करते चलिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि न्यायिक समीक्षा की बहाली।
इस संशोधन ने न्यायपालिका की उस शक्ति को वापस बहाल कर दिया जिसके माध्यम से वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों की न्यायिक समीक्षा कर सकती थी। अभी हमने 42वीं संविधान संशोधन में पढ़ा था कि न्यायपालिका को इन सबसे बाहर कर दिया गया और बोला कि संसद प्राधिकरण बनाएगी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन फिर से बोलता है कि नहीं, न्यायपालिका जो है इसमें हस्तक्षेप करेगी। अब देखो, जो ब्लू बॉक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। ब्लू बॉक्स में राष्ट्रीय आपात आर्टिकल जो 352 है उसके बारे में बताया गया है। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि किस भाग में आते हैं, तो भाग 18 में आते हैं। ठीक है, किस आधार पे लगाया जाता है? 3 स्थितियों पे लगाया जाता है। पहला, युद्ध की स्थिति होनी चाहिए, तो पहला जो है वो युद्ध की स्थिति, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये जो हैं वो 3 आधार होते हैं जिनके आधार पे जो है ये लगाया जाता है। उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। जब कैबिनेट जो है इन्हें लिखित सिफारिश दे दे, कैबिनेट जो है वो लिख के बोल दे कि देखो आप आपातकाल लगा दो, तो राष्ट्रपति लगा देते हैं। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये काम नहीं होता है, कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे होता है। संसदीय स्वीकृति की बात करें तो आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलना जरूरी है। मैंने बता दिया था कि आर्टिकल 352 के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 माह की स्वीकृति। यदि इस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो नई लोकसभा के गठित होने के 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। इस बीच राज्यसभा का अनुमोदन जो है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा उस टाइम भंग है तो राज्यसभा जो है वो इस पर अनुमोदन दे देगी। लेकिन जैसे ही लोकसभा आ जाए तो 30 दिन के अंदर इस पर अनुमति देनी जो है वो अनिवार्य हो जाती है। अगर 30 दिन के अंदर लोकसभा अनुमति नहीं देती है तो आपातकाल जो है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, अब आवश्यक बहुमत की बात कर लेते हैं। तो आपातकाल की घोषणा के संकल्प को विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। देखो, आवश्यक बहुमत कितना चाहिए होता है, ये तक क्या फिर से बता देते। आवश्यक बहुमत कितना होना चाहिए? विशेष बहुमत क्या कहलाता? यानी कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत। अब ये जो है वो विशेष बहुमत कहलाने लगता है। ठीक है, विशेष बहुमत में 2-3 प्रकार की श्रेणी आती हैं और उनमें से ये भी एक श्रेणी है कि जितने लोग हैं उनका बहुमत चाहिए, मान लो उनका 50% + 1, और साथ में जितने उपस्थित और मतदान करने वाले उनका 2/3 ये चाहिए ही है। ठीक है, इसके बिना जो है वो पारित नहीं होगा आपातकाल। अब आगे बात कर लेते हैं कि अवधि कितनी होती है। आपातकाल को जो है एक बार अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और हर 6 महीने में पुनः संसद की मंजूरी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कब तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक, और हर 6 महीने में मंजूरी चाहिए होती है संसद की। रद्द कैसे करते हैं? तो राष्ट्रपति एक तो आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकता है, और यदि लोकसभा में आपातकाल के विरोध में प्रस्ताव पारित हो जाए तो हटाना अनिवार्य हो सकता है। ठीक है, यदि शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। देखो, राष्ट्रपति जो है वो जब चाहे तब आपातकाल को वापस ले लेगा, और अगर लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए तब भी आपातकाल जो है वो वापस आ जाएगा। लेकिन क्या है ना कि राज्यसभा को जो है इस बारे में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, राज्यसभा इसको जो है वो वापस नहीं ले सकती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर क्या पड़ते हैं। तो केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकती है जब आपातकाल लगा होता है। अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। राष्ट्रपति राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण में बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे जो कि केंद्र और राज्य के संबंधों में पड़ते हैं। और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संसद कानून बनाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल हर बार 1 वर्ष तक बढ़ा सकती हैं। हालांकि यह अवधि आपातकाल समाप्त होने से 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। देखो, मान लो कि आपातकाल लगा है जनवरी, ठीक है, जनवरी तक आपातकाल लगा है, लेकिन जनवरी में जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तो 6 महीने यानी जून तक तो बढ़ सकती है अवधि।
लेकिन जून के बाद आगे नहीं बढ़ सकती है, इसीलिए जून के पहले पहले जो है वो चुनाव कराना जो है आवश्यक हो जाएगा। तो ये इसका एक पॉइंट है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः जो है वो निलंबित हो जाता है। हालांकि यह प्रावधान केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगे आपातकाल के दौरान ही लागू होता है। यह जो बदलाव 44वीं संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकार यानी 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है। तो 358 जो है वो आर्टिकल 19 को निलंबित करेगा और 359 जो है वो 20-21 को छोड़ के बाकी को निलंबित करेगा। तो 21 में क्या है, 21 में जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, 20 में क्या है, 2 सिद्धि से संरक्षण, और वहीं 19 में क्या है, तो 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर है। तो ये आर्टिकल जो है आपको याद होने चाहिए, ये आपको ऐसे नहीं लिखे मिलेंगे। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको ये आर्टिकल बहुत ही ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़ने हैं। चलिए इसका निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं कि क्या ही निष्कर्ष निकलता है इसके लास्ट में। तो आपातकाल से मिली सीख आज भी बहुत प्रासंगिक है। राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर सत्ता के दुरुपयोग पर खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे असंतोष की अभिव्यक्ति को दबाया जा सकता है और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सतर्कता बनाए रखना जरूरी है, ताकि संवैधानिक सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताएं बनी रहें। अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि आपातकाल के 50 वर्ष कंप्लीट हुए थे। हमने पूरा समझ लिया कि 1975 में जो है आपातकाल क्यों लगाया गया था, क्या क्या केस हुआ था और आपातकाल होता क्या है। तो इसके बारे में हमने एक एक चीज़ सारी समझ ली है। अब आपातकाल से कैसे भी क्वेश्चन बन के आ जाए आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि जो पर्सनालिटी राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो है ना दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले के माध्यम से सदगुरु जग्गी वासुदेव के व्यक्तिगत अधिकारों को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स पर द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षित किया। क्या होता है ये हम सब समझ लेंगे, इसके आधार पर आप देख लो। पहले सबसे तो इस दौरान हाई कोर्ट ने AI टूल्स के दुरुपयोग से किसी व्यक्ति की आवाज़ और चेहरे के हाव भाव की हूबहू नकल करने वाले डीप फेक पर जो है वो चिंता जताई है। इस टूल्स का किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इससे न केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निष्ठा को खतरा होता है, बल्कि सार्वजनिक हस्तियों के तो आर्थिक हितों पर भी असर पड़ता है। ऐसा इस कारण क्योंकि उनका चेहरा और नाम अक्सर किसी उत्पाद या उद्देश्य को प्रचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ना सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर खतरा क्या है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी हो गई है कि उसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी है, जो वो आपके जैसा सेम चेहरा क्रिएट कर लेगी, आपके जैसी सेम वॉइस भी क्रिएट कर लेगी और सेम आपके जैसे ही बन के वो लोगों से ऐसे बोलेगी जिसमें हम मतलब उसमें ये बता ही नहीं सकते कि आप नहीं हो, आर्टिफिशियल द्वारा निर्मित कोई और बोल रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल का खतरा है ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में जान लेते हैं और ये केस जो है वो इसी रिलेटेड आया है। तो क्या है व्यक्तिगत अधिकार? व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व गुणों जैसे नाम, छवि, आवाज़, शक्ल, सूरत और विशिष्ट हाव भाव या लक्षणों के अनाधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं। ठीक है, इन अधिकारों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। ठीक है, भारत में किसी भी कानून में व्यक्तिगत अधिकारों को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, पब्लिसिटी का अधिकार, राइट ऑफ पब्लिसिटी, यह अधिकार किसी भी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यवसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। पब्लिसिटी का अधिकार आपको समझ में आ गया होगा कि यह व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यवसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के लिए है। यह अधिकार ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो व्यक्तिगत अधिकार जो है वो किसी भी व्यक्ति के
नाम, छवि, आवाज़, शक्ल, सूरत, विशिष्ट हाव भाव, ये लक्षणों को अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार जो हैं वो होते हैं। इन अधिकारों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल हो जाते हैं। भारत में किसी भी कानून में व्यक्तिगत अधिकारों का स्पष्ट रूप से जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है। व्यक्तिगत अधिकारों के घटक में देखें तो पब्लिसिटी का अधिकार क्या होता है? पब्लिसिटी ये किसी भी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। ये अधिकार ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कानूनों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से शासित होता है। निजता का अधिकार क्या होता है? तो निजता के अधिकार में हम देखेंगे इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से जो है वो प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले के तहत शासित होता है। भारत में मरणोपरांत व्यक्तिगत अधिकार की बात कर लें तो भारत में मरणोपरांत व्यक्तिगत अधिकार को स्पष्ट रूप से कानून में मान्यता नहीं दी गई है। प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्ति जैसे कि महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री आदि के नामों द्वारा प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। दीपा जयकुमार बनाम AL विजय मामला जो 2019 में आया था, मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया इसमें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उस व्यक्तिगत अधिकार, प्रतिष्ठा या निजता भी जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते। ठीक है। भारत में व्यक्तिगत अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या रहे? अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लू बॉक्स इम्पोर्टेंट और थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इसमें जो भारत में निर्णय दिए गए हैं ये हम डायरेक्ट अपने केस में जो है कोई यूज कर सकते हैं। जब भी आप व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर या फिर इथिक्स में, ऐसे में और पॉलिटी में, इवन गवर्नेंस में अगर कोई क्वेश्चन लिखते हो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ आप इस कोड को डाल सकते हो, इस केस को डाल सकते हो, तो ये इंडिया से रिलेटेड है तो आप इनको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। ICC डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम अरबी इंटरप्राइजेस 2003 दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस है। इस बात में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिया था कि किसी भी व्यक्ति से उसके राइट टू पब्लिसिटी को छीनने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011 दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होती। रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शन मद्रास हाईकोर्ट 2015 न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेलिब्रिटी के नाम, छवि और शैली और उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके व्यक्तिगत अधिकारों का जो है वो उल्लंघन है। इसके बाद हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि विशिष्ट कानून का अभाव और बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत अपर्याप्त सुरक्षा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। AI द्वारा निर्मित फेक कंटेंट की सक्रिय निगरानी और रोकथाम के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा और सरकारी एजेंसियों का सशक्तिकरण समय की मांग है। संक्षिप्त सुर्खियाँ हम देख लेते हैं न्यूज इन शॉर्ट में क्या क्या रही हैं। ये शॉर्ट्स न्यूज होती हैं, इनकी से जो की हाईलाइट होती है वही इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम देख लेते हैं क्या है। तो पहला है टॉपिक नार्को परीक्षणों का जो है वो उसकी संवैधानिक वैधता क्या है। देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को जो है वो रद्द कर दिया है जिसमें सभी आरोपियों और गवाहों पर नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई थी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में की गई टिप्पणियों पर आधारित था जिसमें नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया था। ठीक है। नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में ये क्या होता है? नार्को एनालिसिस टेस्ट ये जो है वो पूछताछ का एक तरीका होता है जिसमें किसी भी अपराधी के लिए संदिग्ध को नियंत्रित परिस्थितियों एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है ताकि उसकी सोचने समझने की क्षमता जो शक्ति होती है या भले भले करने का निर्णय इस क्षमता को दबाया जा सके। अब इस दवाई में वो पूरे अपने होश से खो बैठता है
वो किसी भी प्रकार की चालाकी नहीं कर पाता और हम उससे जो पूछते हैं उसका सही जवाब वो दे देता है। ठीक है। और सोडियम पेंटोथॉल नामक यह दवा आमतौर पर सर्जरी में सामान्य एनेस्थीसिया देने के लिए उच्च मात्रा में दी जाती है। ठीक है। जब भी किसी का ऑपरेशन वगैरह जो होता है ना, तो उसमें एनेस्थीसिया के रूप में ही दी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है। तो ऐसे टेस्ट को जो है वो संविधान के अनुच्छेद 20(3) किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 21 जो होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार जो है उसका ये उल्लंघन करता है। किसी भी परिस्थिति में बलपूर्वक नार्को टेस्ट कराना पूरी तरह से जो है वो गैर कानूनी है। अनैच्छिक टेस्ट से प्राप्त कोई भी जानकारी अदालत में जो है वो स्वीकार नहीं होती है। स्वैच्छिक नार्को टेस्ट सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, भले ही ऐसे टेस्ट स्वैच्छिक रूप से और सभी सुरक्षा उपायों के तहत किए गए हों। इसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे टेस्ट के दौरान व्यक्ति के जवाब चेतन अवस्था में नहीं दिए गए होते हैं। हालांकि यदि टेस्ट कोई जानकारी प्राप्त होती है, कोई भी नई जानकारी, तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार किया जा सकता है। यह तथ्य सैलवी बात के अलावा विनोभाई बनाम केरल राज्य और मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जैसे मामलों में भी दोहराए गए हैं। स्वैच्छिक रूप से नार्को टेस्ट कराने का सीमित अधिकार। आरोपी को नार्को टेस्ट एनालिसिस टेस्ट कराने का अत्यंतिक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन आरोपी अभियोजन की उचित चरण के दौरान स्वेच्छा से नार्को टेस्ट कराने का विकल्प चुन सकता है, जैसे कि साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार का प्रयोग करते समय। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि भारतीय गुणवत्ता परिषद क्या होती है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो हम जान लेते हैं कि भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है वो क्या होती है। तो देखो, जो भी भारतीय गुणवत्ता परिषद होती है उसकी स्थापना 1996 में एक राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था के रूप में की गई है। मिशन क्या है, तो भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अभियान का नेतृत्व करना। गैर लाभकारी संगठन जो भी NPO होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। QCI जो कि अपनी भारतीय गुणवत्ता परिषद है, वो सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। PPP मॉडल इसे भारत सरकार या 3 प्रमुख उद्योग संघों एसोचैम, CII और FICCI का समर्थन प्राप्त है। गुणवत्ता और QCI से जुड़े सभी मामलों के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग DPIIT नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। अब जब भी ऐसे जो है टॉपिक करंट में रहते हैं तो उनके मंत्रालय जो है वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए भारतीय गुणवत्ता परिषद का मंत्रालय जो है वो कौन है और नोडल विभाग कौन है, तो ये याद कर लेना। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग जगत द्वारा सरकार को दी गई सिफारिशों के आधार पर कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में भूमिका देख लेते हैं। तो स्वच्छता, सैनिटेशन और सफाई क्लीननेस मापदंडों पर शहरों का आकलन और रैंकिंग करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जो है वो कार्य करती है। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। यह इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन ILAC और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम IAF द्वारा प्रत्यायन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक पहल है। अब हम इसके कुछ उद्देश्य जान लेते हैं कि QCI के उद्देश्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता अभियान का नेतृत्व करना, सरकारी संस्थानों और उद्यमों के स्तर पर उपयुक्त क्षमताओं का विकास करना, राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों का विकसित करना, स्थापित करना और संचालित करना, स्वच्छता और पारदर्शी स्वच्छता तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं को दूर करने की क्षमताओं का विकास करना, थर्ड पार्टी मूल्यांकन मॉडल के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता के क्षेत्र में औद्योगिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये जो है हमारे कुछ उद्देश्य थे जो कि QCI
यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, भारतीय गुणवत्ता परिषद के थे। तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया है। अभी हम ECINET मतलब एसीनेट ऐप जो है उसके बारे में समझेंगे। क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक्ने केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल की जांच 5 विधानसभा सीटों पर, कहाँ कहाँ? केरल, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के दौरान नए एसीनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। क्या होता है ये? तो ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि ECI के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को एकीकृत और पुनर्गठित करेगा। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के तहत पीठासीन अधिकारियों को मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को फॉर्म 87 प्रदान करना अनिवार्य है। ठीक है, फॉर्म 87 क्या होता है हम इसे भी समझा देंगे। तो जो भी एजेंट हैं जो है उनको फॉर्म 87 प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। किसके तहत? निर्वाचकों के संचालन नियम 1961 के तहत। इसकी विशेषताएं क्या है? तो लगभग रियल टाइम में मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की इसमें सुविधा होती है। इसमें मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर 2 घंटे में एसीनेट ऐप पर सीधे मतदान प्रतिशत से जुड़ी डेटा को दर्ज करेगा ताकि वोटिंग ट्रेड को अपडेट करने में लगने वाला जो समय होता है वो कम किया जा सके। सटीक डेटा सुनिश्चित करता है क्योंकि इस नई पहल के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा यथासंभव सटीक हो। एकीनेट पर डेटा केवल अधिकृत एकी अधिकारी द्वारा जो है वो दर्ज किया जाता है। इंडेक्स कार्ड को तेजी से जारी करता है। इंडेक्स कार्ड के अधिकार कॉलम जो है वो स्वतः भर दिए जाते हैं जिसमें आप इसे चुनाव परिणाम घोषित करने के 72 घंटों के भीतर, यानी कि 3 दिन, ठीक है, 3 दिन के भीतर प्रकाशित किया जाता है। जबकि पहले इसमें हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। इंडेक्स कार्ड जो है वो मतदान के बाद जारी की जाने वाली गैर सांविधिक प्रकृति की रिपोर्ट है जो सभी हितधारकों, शोधकर्ता, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय निर्वाचन चुनावी डेटा जो है वो प्रदान करते हैं। हमने आपको बताया था कि हम फॉर्म 87 के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि इस चीज़ में जो हमने पढ़ा है एक्नेट जो है वो आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किससे संबंधित है, तो चुनाव से संबंधित है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी फॉर्म 87 के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो फॉर्म 87 का पहला भाग जो है वो जानकारी प्रदान करता है। कैसी जानकारी? कि मतदान केंद्र पर पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, मतदाता पंजी फॉर्म 17A में दर्ज कुल मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या क्या है, मतदान न करने वाले निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या क्या है और जिन मतदाताओं को मतदान की अनुमति नहीं दी गई उनकी संख्या क्या है। और दूसरा भाग क्या बताता है? दूसरा भाग बताता है कि उम्मीदवार के नाम और उन्हें प्राप्त कुल मतों जैसी जानकारी। देखो, पहला 17C में जो है 2 भाग हो जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है हमें क्या बताएगा? पहले तो मतदाताओं की संख्या कितनी है, दूसरा ये बताएगा कि कौन मतदान नहीं कर रहा है, तीसरा ये बताएगा कि फॉर्म 17A जो भरा जाता है वो कितने लोग भर रहे हैं, उन मतदाताओं की संख्या क्या है, और चौथा कि किन किन मतदाताओं को जो है अनुमति नहीं दी गई उन मतदाताओं की संख्या क्या है। फोर्थ ये बताया जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं और उन्होंने जो है कितने मत प्राप्त किए। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी मिशन। आदि कर्मयोगी मिशन पे हम बात करेंगे। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसने किया? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने। आदि कर्मयोगी जो कार्यक्रम है ये क्या है? तो इसका लक्ष्य ऐसे अधिकारियों और चेंज मेकर्स का एक समूह तैयार करना है जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हो। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षकों और मास्टर ट्रेनर्स का एक बैच बनाकर 20 लाख फील्ड स्तरीय हितधारकों की जो है क्षमता का ये निर्माण करेगा। यह कार्यक्रम फील्ड स्तरीय अधिकारियों की सोच और प्रेरणा में मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा, जिससे नागरिक केंद्रित सोच और सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी पर जोर दिया जा सके। लक्ष्य एक क्या है इसका लक्ष्य है कि 1 लाख जनजाति गांवों और बस्तियों तक पहुंचना। ठीक है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के बारे में
ये जो QR कोड दे दिया है कि QR कोड को स्कैन करें, वीकली फोकस करें। ये सब मंथली मैगजीन है। बाकी हमने जो है इधर जाके पॉलिटी सेक्शन को अपना कवर कर लिया है। आप लोग इधर आगे देखें तो यहाँ से हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो IR का स्टार्ट हो रहा है। तो आज हमने पॉलिटी का कवर किया है, कल हम IR का कवर करेंगे और ऐसे ही बिल्कुल कुछ ही समय में हम विजन मंथ की जो जून मंथली मैगजीन है, जिसे आप बहुत टफ समझते हो, उसे बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। साथ में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कैसे हमें पेपर में जो यूज करनी है, कौन से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी मेंस के लिए। तो आपको जो है मंथली मैगजीन सीरीज का डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल वेरिफिकेशन पर जो है प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर पहली न्यूज़ आप तक पहुंच सके। मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो, हर नॉलेज इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जा सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।